शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज एडिटोरियल के अंतर्गत हम दो आर्टिकल को देखने वाले हैं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, और दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो ऑकस से रिलेटेड। ठीक है, ऑकस ग्रुप न्यूज़ में बहुत रहा था। ऑकस के बारे में हम जब भी न्यूज़ आती है तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं। तो आज ऑकस के बारे में, ठीक है, एडिटोरियल छपा है कि ऑकस के अंतर्गत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो कितना सही है और कितना आसान ये रास्ता है। यदि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से ये चीज़ नहीं ले पाता है तो फिर उसका दूसरा उपाय क्या है? उसको ब्रिटेन की तरफ जाना पड़ेगा और ब्रिटेन से वो चीज़ खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब वो इस प्रकार की सबमरीन को खरीदता है, पनडुब्बी को खरीद रहा है ब्रिटेन से, तो दोनों में कितना अंतर रहने वाला है, मतलब ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी और यूएस की टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ में अगस्त के अंतर्गत बात करी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना कितना आसान है इंडिया की तुलना करें तो इंडिया के मामले में तो हम देखते हैं काफ़ी आसान काम है कि हम बड़े बड़े देशों से कुछ ऐसे पैक्ट करते हैं जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि आपकी जो चीज़ है वो हमारे देश में ही बनाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम आपकी टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगे और धीरे धीरे करके हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे और खुद से बनाना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। क्रिप्टो करेंसी को कई सारे नामों से जाना जाता है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि कितने प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, लेटेकॉइन एंड एथेरियम। क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में, क्रिप्टो करेंसी का जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज होते जा रहा है डे टू डे ऑनलाइन पेमेंट के लिए। आपको क्या काम करना होता है, आपके पास में जो रियल डॉलर है, यूरो है, पौंड है या फिर रुपया है, जो भी ट्रेडिशनल करेंसी है उसको आप बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप उसको खरीदते हैं। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है तो आप क्या काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बेच देते हैं। और ये जो बी यहाँ पर बनाया गया है ये बिटकॉइन के लिए सिंबल है, मतलब द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। इसलिए हमें क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इसके बाद ही आप ये सोचिए कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि अल्टरनेटिव मानी जा रही है पेमेंट सिस्टम की। इसमें हम यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का, तब जा कर के हमारी पेमेंट हो पाती है। और नॉर्मली आप क्या है, फिजिकली रुपया देते हैं और लेन देन करते हैं। तो ये जो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो कि एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के फंक्शन का साधन है, माध्यम है, बोथ एज करेंसी एंड एज ए वर्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एज ए करेंसी के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा वर्चुअल अकाउंटिंग के लिए भी हम इसका काम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। दीज वॉलेट्स कैन बी सॉफ्टवेयर। ये वॉलेट क्या होते हैं, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज़ क्लाउड बेस्ड सर्विस, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस होते हैं, या फिर स्टोर किए जाते हैं आपके मोबाइल डिवाइस में। द वॉलेट्स आर द टूल थ्रू विच यू स्टोर योर encryption keys that confirm your identity and link to your क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद आप क्या काम करते हैं, ये जो वॉलेट है इसमें आप अपने इंक्रिप्शन को स्टोर करके रखते हैं, इस इंक्रिप्शन की को स्टोर करके रखते हैं, जिससे आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है, और यहाँ पर आपकी क्रिप्टो करेंसी को लिंक किया जाता है। तो बहुत सारे रिस्क भी होते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं आर स्टिल रिलेटिवली न्यू, आज भी क्रिप्टो करेंसी नई है, एंड द मार्केट फॉर दिस डिजिटल करेंसीज इज़ वेरी वॉलेटाइल, और इनके लिए मार्केट क्या है, हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है, होते रहता है। चूँकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं
यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, मतलब आपको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है, आपको एनी अदर थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी इनको रेगुलेट करने का काम नहीं करती है, ठीक है। दे टेंड टू बी अनइंश्योर्ड एंड आर हार्ड टू कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ टेंजिबल करेंसीज, और काफ़ी हार्ड रहता है इनको कन्वर्ट करना फ्रॉम ऑफ फार्म ऑफ टेंजिबल का। जैसे कि मुझे बिटकॉइन से यदि मुझे रुपया में कन्वर्ट करना है तो बताया जा रहा है कि काफ़ी हार्ड होता है। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। इंडिया मस्ट हैव ए प्रॉपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू द सर्ज इन वर्चुअल एसेट या फिर क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल एसेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी का जो एसेट्स है वो बढ़ते जा रहा है। अब इंडिया को एक प्रॉपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स लेकर के आना है ताकि वो जो ऑनलाइन एसेट है, ऑनलाइन जो करेंसीज हैं उनको रेगुलेट कर सके, और इंडिया ने किया भी है। जैसे कि आरबीआई तो कह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या काम किया था, सरकार ने कहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेंगे, बल्कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम टैक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाएंगे और टैक्स के माध्यम से सरकार कहना चाहिए अपनी कमाई करना चाहती है, ना कि उसको बैन करना चाहती है। लेकिन उसको कैसे करके रेगुलेट किया जाएगा, अभी भी ये बिल्कुल अनिश्चित वाली बात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का 7 मार्च का नोटिफिकेशन देखिए आप, जिसके अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट के माध्यम से, इसको हमने परव्यू में डाल दिया है, कार्य क्षेत्र में डाल दिया है, किसके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, भले ही ये लेट कदम उठाया गया है। दूसरी नंबर की बात यहाँ पर एक समझ लीजिए, यदि आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत रख रहे हैं तो इस एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपोजिशन के ऊपर आप फिर से क्रिप्टो करेंसी की जांच कराने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला दे रहे हैं, या फिर अदर जो पत्रकार हैं उनके ऊपर, या फिर जो भी अपोजिशन या फिर सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनके ऊपर आप ये जांच ना करें, ठीक है। क्योंकि जांच यदि आपको करना है तो चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी वाले हो, सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हाल के टाइम में स्ट्रगल कर रही है, कैसे करके एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी रिस्पॉन्स हम लेकर के आएँ, ठीक है। पेंडेमिक के दौरान में जो वर्चुअल एसेट के ऊपर पैसा लोगों ने फंसाया है, और कभी कभी इससे रिलेटेड धोखाधड़ी भी होती है, लेकिन धोखाधड़ी जो हो रही है उसके ऊपर सरकार ने कोई भी बात नहीं करी है। बात करी है तो मात्र इसीलिए कि कैसे करके हम इसकी कमाई कर सकते हैं, कैसे करके हमको कितना टैक्स लगाना है। तो जुलाई 2021 की एक ऑनलाइन रिपोर्ट है, ये ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार की गई थी brokerchooser.com, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इंडिया एज बीइंग द कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ऑनर। इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने वाले लोग हैं, लगभग 10.07 करोड़ लोग, ठीक है। ये जो संख्या है 3 गुना है नंबर ऑफ ऑनर्स ऑफ क्रिप्टो एसेट इन द सेकंड रैंक यूएस में यदि 5 लोग हैं तो इंडिया में हमको देखने को मिलेंगे 5 या 15 लोग। गवर्नमेंट ने ये भी इंडिकेट करी है, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ट्रेड का अनरेगुलेटेड वर्चुअल एसेट का, ये साइज के हिसाब से रिसेंट ईयर में काफ़ी बढ़ा है। लास्ट मंथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी ने इन्फॉर्मेशन दिया था लोकसभा में कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कई सारे केसेस को जो कि रिलेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो फ्रॉड हुए हैं, वेयर इन ए फ्यू क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैड बीन फाउंड इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। मतलब 936 करोड़ रुपया जो है आज के टाइम में अटैच किया गया है या फिर फ्रोजन किया गया है, यदि हम 31 जनवरी तक का डेटा उठा करके देखते हैं
तो ऑन बीइंग डीम्ड टू बी प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, इसका मतलब ये है क्राइम में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिसीजन लिया गया कि हम जो है अनिवार्य तौर पर जितना भी ट्रेड हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट के माध्यम से, उसको हम पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत रखने वाले हैं। आज के टाइम में क्या हो गया है, जो ऑनर्स है या फिर दायित्व है एसर्टेनिंग, कुछ पता लगाने का, द प्रोविनांस मतलब उत्पत्ति ऑफ ऑल एक्टिविटी इंक्लूडिंग सेफ कीपिंग इन सच एसेट अपॉन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस पार्टिसिपेटिंग इन और फैसिलिटेटिंग दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो उत्पत्ति का पता कैसे लगाया जाएगा, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसका पता कैसा लगाया जाएगा, इसके अलावा सेफ कीपिंग का हम पता कैसे लगाएंगे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, किसके ऊपर डाल दिया जा रहा है, इंडिविजुअल के ऊपर, बिजनेसेस पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनके ऊपर, और जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब के सब उन्हीं के ऊपर में ये डाल दी गई। फिर इंटर गवर्नमेंटल जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, हमको पता है कि ये अलग अलग प्रकार की लिस्ट जारी करता है। लिस्ट जारी करने का मतलब ये है, यदि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, इसका मतलब ये है इंटरनेशनल तौर पर आपका जो ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल तौर पर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एफएटीएफ की नज़र रहती है यदि आप एफएटीएफ के मेंबर हैं। तो जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए एक वॉचडॉग की तरह काम कर रही है, इसने कंटिन्यूसली कहा है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसके पास पोटेंशियल है कि इसका इस्तेमाल क्रिमिनल गतिविधियों में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से काम करता है। दूसरे नंबर की बात, इसमें एनोनिमिटी है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है कि किसके पास कितनी वर्चुअल एसेट है और कहाँ कहाँ वो इसका इस्तेमाल कर रहा है वर्ल्ड वाइड। As it point out the fact that a few countries have moved to regulate virtual asset, और बात करी जाती है कि कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं, कई कंट्री ऐसे भी हैं जो कि खुले तौर पर इसको बैन लगा दिए हैं, जबकि ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं लिया है। मतलब जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें लूप होल अभी भी मौजूद हैं क्रिमिनल और टेररिस्ट के लिए, कि टेररिस्ट लोग भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडिया चूँकि G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा से स्ट्रेस देते रहा है, जोर देते रहा है कि हमें पूरे विश्व का सहयोग चाहिए, तब जाकर के हम एक रेगुलेटरी रिस्पॉन्स लेकर के आ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए। जबकि केंद्र सरकार का जो डिसीजन है कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी को पीएमएलए कानून मॉनिटरिंग के अंडर में लाने वाले हैं। ठीक है, फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ए टैक्स रिजीम फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट इन लास्ट ईयर्स बजट, दूसरा कदम उठाया गया था डिजिटल करेंसी के ऊपर क्या है ना, सरकार टैक्स लगाएगी। तो इसका तो अर्थ यही हो गया है, क्रिप्टो एसेट सेक्टर एज मूव्स टू आर रेगुलेटिंग रेगर देन प्रोस्क्राइबिंग इट। तो कुल मिलाकर के जो क्रिप्टो का सेक्टर है वो रेगुलेटिंग की तरफ बढ़ रहा है, ना कि उसको बंद करने की। फिर भी ठीक है, आरबीआई का जो कंसिस्टेंट एडवोकेसी है कि हमें बैन की ज़रूरत है, टू बी सीरियसली वेट बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन, फिर भी हमें जो है आरबीआई के इस डिसीजन को सीरियसली लेना चाहिए कि क्या बैन किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल आया है वो ऑकस के ऊपर लिखा गया है। ऑकस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ऑकस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन का एक ग्रुप है जिसको हम ऑकस नाम देते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रशोधन सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बीते दिनों जो पैसिफिक एरिया है, इंडो पैसिफिक एरिया है, जहां पर चीन अमेरिका का कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, यहां पर तनाव का सामना करने के लिए तीन देशों ने
कैसे करके हम इस चाइना से निपट सकते हैं। एक रक्षा गठबंधन का निर्माण किया था जिसको ऑकस बोलते हैं, जिसके बाद सार्वजनिक रूप से सिग्नेचर होने वाली टेक्नोलॉजी पर ये पहला समझौता है। तो ऑकस जो सौदा है, इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को 8 अत्याधुनिक परमाणु से चलने वाली लेकिन पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियां प्रोवाइड करी जाएंगी। ऑकस के प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं। सितंबर 2021 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका एक ग्रुप है के बीच इंडो पैसिफिक के लिए एक नई 3 पक्ष वाली सुरक्षा साझेदारी की घोषणा किया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी, कौन सी वाली पनडुब्बी है ये सबमरीन है, परमाणु से लैस रहेगी, टेक्नोलॉजी का साझाकरण किया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इंडो पैसिफिक रीजन में वहाँ की रिसोर्सेस में चाइना की जो बढ़त है उसको कंटेन करने के लिए, उसको डराने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका इंडो पैसिफिक उन्मुखीकरण इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर कार्रवाइयों के खिलाफ एक प्रमुख गठबंधन बना देता है। इसमें 3 देशों के बीच में बैठक होंगी, बातचीत होंगी। इसके साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, अंडर सी कैपेसिटी है, इनमें सहयोग का एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ऑकस का हिंद प्रशांत क्षेत्र पर या फिर क्वाड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत के लिए क्या इसका असर होगा, ये सारी बातें यहाँ पर बताया जाता है। तो एक डिफेंस पैक्ट है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया था। यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था ऑकस को। एक न्यू इंडो पैसिफिक डिफेंस अलायंस है ताकि काउंटर कर सके चाइना के इन्फ्लुएंस को। द पैक्ट विल इनेबल ऑस्ट्रेलिया टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर सबमरीन का निर्माण कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस पैक्ट स्कूपर्स $40 बिलियन की डील रहेगी विद फ्रांस टू बिल्ड डीजल पावर्ड सबमरीन। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया रिसीव करेगा तोमाहवक क्रूज मिसाइल, AGM 158, जासैम स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल एंड एंटी शिप मिसाइल। कंट्रीज टू कोलैबोरेट इन साइबर, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्या क्या चीज़ें ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली यहाँ पर बताई गई हैं। इसके साथ साथ में ANZ US ट्रीटी भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और US के साथ में है। ये ट्रीटी प्रोटेक्ट करती है सिक्योरिटी ऑफ पैसिफिक, इमर्ज इन 1951 ड्यूरिंग कोल्ड वार। इसके बाद क्वेड आया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। कौन कौन? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसमें शामिल हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसका फुल फॉर्म, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में, ताकि चाइना की जो टेरिटोरियल क्लेम है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको हम कंटेन कर सकें। फिर आता है 5 आइज, ये 5 ठो आई आपको दिखाई दे रही, जिसमें शामिल है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कोल्ड वार के टाइम में जो एंटी सोवियत इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप बना था, 4 मेंबर्स ने अपोज किया था चाइनास के वो को टू टेक बैक ताइवान बाय 2049। ठीक है, ये लोग कह रहे थे कि हम ताइवान को वापस ले लाएंगे 2049 तक। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ऑकस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो मूवमेंट है वो कैलकुलेटिंग का मूवमेंट है। ऑस्ट्रेलिया को भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि क्या मुझे ये सबमरीन मिल जाएगी, क्या मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर पाएगा अमेरिका, कितना आसान ये काम है। यदि अमेरिका मुझे ये पनडुब्बी नहीं देता है, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है, तो मुझे यूके की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, और यूके से यदि मुझे ये पनडुब्बी मिल रही है तो वो अमेरिका की तुलना में कैसे रहेगी, क्या बेहतरीन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इंडिया का क्या स्टांसेस है, इंडिया किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यदि उसको सबमरीन चाहिए तो
ताकि वो भी चाइना के ऊपर दबाव बना सके। अब देखिए, ये जो हफ्ता है ना, द वीक अहेड इज़ लाइकली टू बी क्रूशियल फॉर ऑस्ट्रेलिया। आने वाला जो हफ्ता है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी क्रूशियल माना जाएगा। एक अनाउंसमेंट अबाउट एन ऑप्टिमल पाथवे फॉर AUKUS, और ये AUKUS के लिए भी बहुत बढ़िया एक रास्ता तय करने वाला है। AUKUS क्या है? एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसमें यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग है कि वो ऑपरेट करेगा एक फ्लीट को। फ्लीट मतलब होता है बेड़ा, काहे का? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का, आने वाले नेक्स्ट डिकेड में, आने वाले 10 साल में। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बानसे, उसने कहा है इसको एक सिंगल बिगेस्ट लीप इन डिफेंस कैपेबिलिटी इन ऑस्ट्रेलियाज हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यदि हम डिफेंस की क्षमताओं को देखें, ठीक है, वहाँ की मिलिट्री कैपेसिटी को देखें ना, तो एक बहुत बड़ी छलांग माना जा रहा है। फिर भी देखिए, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं आज भी वो चिंतित हैं। ठीक है, क्यों ऐसी बात हम कह रहे हैं? देयर कंट्री रिक्वायर्स ए फेवरेबल पाथ टू डेवलप डिटरेंस कैपेबिलिटीज अगेंस्ट पोटेंशियल एडवर्सरीज। तो इनको क्या है, एक फेवरेबल पाथ चुनना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। अब कैसे करके हम उनको मनाएं, पहले नंबर की बात ये है। लेकिन यहाँ जो मोस्ट पॉजिटिव आउटकम रहेगा ऑफ द AUKUS, कंसल्टेशन इज नॉट विदाउट ड्रॉबैक। कंसल्टेशन जो किए गए हैं उनमें भी हमें कमियां दिखाई दे रही हैं। तो फिर मेन इशू क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए? वो ये है कि कई सारे इसके जो रीजनल पार्टनर हैं वो अपोज कर रहे हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जो कि ऑपरेट करेगी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को। उनमें इंडोनेशिया भी शामिल हो जाता है, इसके साथ साथ में इंडिया भी है। अब डिस्पाइट बीइंग पॉलिटिकली सपोर्टिव ऑफ AUKUS, राजनीतिक तौर पर हम क्या काम कर रहे हैं? AUKUS का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस सबमरीन ऑपरेटिंग इन द रीजनल लिटोरल। तो जो रीजनल कहना चाहिए स्वतंत्रता है, उसको ये प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हमको नज़र आते हैं। इसके हिस्से के हिसाब से देखा जाए ना, कैनबरा हैज़ अटेम्प्टेड टू एस्यूज कंसर्न, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कोशिश किया है सफाई देने की बाय एक्सपेलिंग टू इट्स काउंटर पार्ट्स इन रीजनल कैपिटल दैट AUKUS डज नॉट प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विथ न्यूक्लियर वीपन कैपेबिलिटी। उनका क्या, ऑस्ट्रेलिया सफाई दे रहा है कि AUKUS का मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड किया जाएगा न्यूक्लियर वीपन की कैपेबिलिटी, बट इज़ रेदर ए मीन्स ऑफ एक्वायरिंग न्यूक्लियर मैरीटाइम प्रपल्सन, बल्कि इसके माध्यम से हमें मिलेगा न्यूक्लियर मैरीटाइम प्रपल्सन। मतलब हम इसमें हथियार नहीं रखेंगे, परमाणु के माध्यम से हम इसको चलाने का काम करेंगे, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर की बात यह है, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी हैं, अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है अंतर को, ठीक अटेम्प्ट, उन्होंने कोशिश किया है कि हम अंतर कर सकें AUKUS को फ्रॉम अदर ग्रुप, जैसे कि क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कैनबरा ने डिस्क्राइब किया है क्वाड को एज ए नॉर्मेटिव ग्रुप। ठीक है, किस रूप में इसको इस्तेमाल किया है? वो कहता है कि क्वाड एक नॉर्मेटिव ग्रुप है दैट ले आउट ए विजन फॉर द रीजन एंड AUKUS आर मोर टेक्निकल अरेंजमेंट। और जबकि ये जो AUKUS है एक प्रकार से टेक्निकल अरेंजमेंट है। अब कौन कौन से ऑप्शन बच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के पास में, और कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करने वाला है? तो इतने सारे क्लैरिफिकेशन दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, इसके बावजूद भी AUKUS जो है एक मिलिट्री पैक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके पास पोटेंशियल है कि ये शेप करेगा स्ट्रेटजिक कंटूर ऑफ मैरीटाइम एशिया, जो समुद्र वाला क्षेत्र है एशिया का,
वहाँ पर कुछ स्ट्रेटजिक रास्ते तैयार करने वाला है ऑकस। अब हम देखते हैं कि कुछ कंसल्टेशन किए जाते हैं ऑकस के पार्टनर्स के बीच में कुछ महीने पहले। 3 मेन ऑप्शन हैव इमर्ज, यहाँ पर 3 मेन ऑप्शन इमर्ज होके आते हैं। पहले नंबर का ये है, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स होप विल बी टू चूजन पैथवे। ऑस्ट्रेलिया के जो ऑफिसर लोग हैं वो ये आशा कर रहे हैं कि वो एक रास्ता को चुनें। इज़ फॉर द यूएस टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया। पहला रास्ता ये है, अमेरिका हमारे लिए एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का निर्माण करेगा, पनडुब्बी का निर्माण करेगा। As much as Canberra would like it, many US policy makers seem skeptical about this option। लेकिन देखिए, इसको ऑस्ट्रेलिया सही मान रहा है, लेकिन कुछ पॉलिसी मेकर, यूएस के जो पॉलिसी मेकर हैं ना, इसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के पास में कुछ जो यूएस के सीनेटर हैं, ठीक है, वहाँ के जो राजनेता लोग हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन को लिखा था जनवरी में इसी साल में, ठीक है, उनसे ये प्रार्थना किया था, ये आग्रह किया था, हिम टू नॉट सेल न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन नहीं बेचना चाहिए था। वार्निंग दिया था कि इट वुड जियोपार्डाइज यूएस नेशनल सिक्योरिटी गिवन द वेसल स्कैरसिटी। उनका कहना है कि हमारे पास खुद इस प्रकार की पनडुब्बी की कमी चली जाएगी और ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका के पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं, वो कैसे करके अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा। अब हम देख रहे हैं कंट्री बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है विथ न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो कंट्री काफ़ी सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है ऑफ द यूएस बिल्डिंग एसएसएनएस फॉर ऑस्ट्रेलिया अपीयर्स रेदन रिमोट। तो हमें क्या है ना, लग ही रहा है कि शायद जब अमेरिका को प्रॉब्लम जा रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है इसका निर्माण ना करे। सेकेंड नंबर का जो, अब इससे बचने के लिए यूके, अमेरिका क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या काम करेगा, यूके के पास में जाएगा ताकि वो एक्सपांड कर सके अपना जो एस्ट्यूट क्लास प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ पर भी कठिनाई है। यूके कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी ड्रेडनॉट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम को, वाइल डिज़ाइनिंग द एस्ट्यूट क्लास रिप्लेसमेंट इन ए सीक्वेंटियल बिल्ड प्रोसेस। इसके बाद बताया जाता है कि यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया यदि एक्वायर कर लेता है एस्ट्यूट क्लास सबमरीन को, तो जो इंटीग्रेटिंग है अवेलेबल और सिचुएटेड, तो जो इंटीग्रेटेड ऑन बोर्ड कॉम्बैट सिस्टम है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन करेंट ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन फ्लीट। तो अब जब वो अपने को इस चीज़ को इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेट करने में उसको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन सिस्टम अलग है और यूके का सिस्टम अलग है। तीसरे नंबर का जो मोस्ट लाइकली ऑप्शन है वो है ट्राइलेटरल इफोर्ट लगाना, ताकि डेवलप किया जा सके एक न्यूक्लियर सबमरीन डिज़ाइन को। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो अनाउंस कर सकता है एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ये टू बी लॉन्च यूएस नेक्स्ट जनरेशन अटैक सबमरीन, या फिर यूके सबमर्जिबल शिप न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को, या फिर इवन ए कम्प्लीटली न्यू ऑकस क्लास डिज़ाइन टू बी एक्वायर्ड बाय ऑल 3 कंट्रीज। हो सकता है कि ऑकस में कुछ नया और हमको देखने को मिल जाए, लेकिन ये भी रास्ता जो है चैलेंज से भरा हुआ है। द बिगेस्ट ऑफ विच इज़ दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू फिगर आउट हाउ टू गेट अराउंड यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल। दूसरे नंबर की बात ये आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया को ये फिगर आउट करना है कि कैसे करके हम यूएस का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। क्रिटिक्स, जो आलोचक लोग कहते हैं कि यूएस का जो स्ट्रिंजेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल रिजीम है ये हानि पहुंचा सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, पार्टिकुलरली कुछ एरिया में जैसे कि अंडर सी कैपेबिलिटीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले सिस्टम में।
इस फैक्ट को यदि हमें काम में लेकर के आना है तो आगे के लिए केवल यही चीज़ है कि रिफॉर्म किया जाए यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम को। ठीक है, इसमें हमें कुछ बदलाव लेकर के आना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशन के माध्यम से ही हो सकता है। उनका कहना है कि ये कोई आसान बात नहीं है। अब यदि हम बात कर लें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, द डेवलपमेंट सराउंडिंग आकस आर इंस्ट्रक्टिव फॉर इंडियन ऑब्जर्वर। अब चूंकि इसके जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं, यूएस फेस कर रहा है डिफ़िकल्टीज ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, तो उतना आसान नहीं होता है अमेरिका के माध्यम से टेक्नोलॉजी को लेना। वाशिंगटन कभी भी नहीं चाहता है कि वह अपने पार्टनर की हेल्प करे। इट इज़ मोर दैट यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम इज़ सो रिजिड, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिजिड है, एंड आर्कियांग दैट इट कैन नॉट मेक रूम फॉर प्रायोरिटी ट्रांसफ़र ऑफ नोन हाउ टू ए ट्रस्टेड एलाई। मतलब वो अपने एलाई के ऊपर भरोसा कैसे कर ले। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ को। तो पहली जो न्यूज़ हम देखेंगे वो फ्लू से रिलेटेड है। फ्लू जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो फ्लू एक प्रकार से कॉमन रिस्पायरेटरी इलनेस माना जाता है। रेस्पायरेटरी इलनेस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, सांस से रिलेटेड इलनेस है। यू गेट फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस, जो किसके माध्यम से फैलता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो इसमें इंक्लूड है फीवर, हेड एंड बॉडी एक्के, कफिंग एंड ए स्टफी और रनी नोज। ठीक है, अब आप देखते हैं इसमें आपको बुखार आती है, बॉडी में दर्द होना, सिर में दर्द होना, कफ आना, इसके अलावा नाक बहना। यू आर एट रिस्क फॉर सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ़ यू हैव एन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन और आर प्रेग्नेंट। यदि आपको ऑलरेडी से कोई बीमारी है, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, उस दौरान में ये बीमारी और भी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। गेटिंग वैक्सीनेटेड एवरी ईयर इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड गेटिंग सिक विथ फ्लू। फ्लू से यदि आपको बचना है तो इसके लिए आपको हर साल इसकी वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। तो आखिर ये फ्लू होता क्या है जिसको हम इन्फ्लुएंजा कह रहे हैं? इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से फैल रही है। इसमें बहुत सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि बॉडी में और हेड में दर्द हो रहा है। ठीक है, आपका जो गला है उसमें खराश आ गई है, फीवर है, आपको कुछ रिस्पायरेटरी श्वास संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सीवियर हो सकता है। फ्लू इज़ मोस्ट कॉमन इन विंटर मंथ। ठंडी के टाइम में सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है जब कई सारे जो पीपुल हैं बीमार पड़ते हैं। ठीक है, वंस एट एन एंडेमिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी से बीमार पड़ रहे हैं। फ्लू का सीज़न कौन सा होता है? तो जो फ्लू सीज़न है व्हेन केसेस ऑफ द फ्लू गो अप ड्रामेटिकली। ठीक है, तो फ्लू का सीज़न हम उसको बोलेंगे जिस टाइम में फ्लू के सबसे ज़्यादा केसेस हमको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रामेटिकली वर्ड यूज़ किया जिसका मतलब होता है नाटकीय रूप से। ठीक है, और वो एरिया कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है जिसमें इंक्लूड है यूएस। महीना है अक्टूबर से लेकर के मई का। द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस as यूजली हैपन बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है। तो कॉमन फ्लू आखिर होता कैसा है? तो जो फ्लू होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ माना जाता है। एवरी फ्लू सीजन अबाउट 20 to 40 मिलियन पीपल इन द यूएस कैच द फ्लू। हर साल हम देख रहे हैं फ्लू के सीज़न में 20 से लेकर के 40 मिलियन लोग यूएस में इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो फ्लू में और कॉमन कोल्ड के बीच में आखिर अंतर क्या होता है? द फ्लू एंड कॉमन कोल्ड कैन हैव सिमिलर सिम्टम। लगभग हमें ऐसा लगता है कि दोनों के लक्षण एक से ही हैं, लेकिन जो ठंड के साथ में आपको जो बीमारी लगती है आर एज यूजली माइल्ड, इसके लक्षण थोड़े से कम दिखाई देते हैं और फ्लू के जो सिम्टम होते हैं वो सीवियर हो सकते हैं एंड लीड टू ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन। डिफरेंट वर्सेस काजेस कोल्ड एंड फ्लू।
ये चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा की। H3N2 इन्फ्लुएंजा, जिसको हम हांगकांग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार से इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकार है जिसके चलते चलते रिस्पायरेटरी इलनेस होती है लोगों में। ये एक प्रकार से सब टाइप माना जाता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को भी हमने बांट दिए हैं, तो उसमें आ जाता है H3N2 एंड हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीविरल इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक इन पास्ट। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो सीवियर ही रहेगा। ये कैसे करके फैलता है, तो ये जो H3N2 इन्फ्लुएंजा है वो हाईली कॉन्टेजियस माना जाता है। ठीक है, और एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन इसका फैलाव होता है ड्रॉपलेट के माध्यम से। ठीक है, कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक रोग, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला। ठीक है, छूत रोग जिसको कहा जाता है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन्स है वो बातचीत के माध्यम से ड्रॉपलेट को जो हवा और अपने मुंह की नमी है, ठीक है, उस वहाँ से जो कण निकल रहे हैं बातचीत के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, छींकने के बाद